हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो अब हमारी हिस्ट्री की जो कि 8th क्लास का लास्ट चैप्टर बच रहा है, स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने नेशनल मूवमेंट पढ़े थे। 1870 से लेकर 1947 तक जो भी मूवमेंट चले, आंदोलन चले थे, उनको प्रॉपर तरीके से, डीपली तरीके से मैंने आपको समझाया है। कब, कहाँ, कौन सा, कब चला था, किस लिए चला था, ये सारी चीजें मैंने लास्ट चैप्टर में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम जानेंगे आफ्टर स्वतंत्रता जो हुए, हमारे स्वतंत्रता के बाद क्या क्या, संविधान की रचना कैसे हुई, सत्ता की साझेदारी कैसी, ये आपके सामने स्लाइड पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो स्वतंत्रता के बाद की बात, संविधान की रचना कैसे हुई, सत्ता की साझेदारी, भाषा का मुद्दा कैसे उठा, नए राज्यों का गठन फिर कैसे हुआ, ठीक है, क्या क्या विवाद हुए, विकास के लिए योजनाएं कौन कौन सी बनाई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। 1947 के अगस्त में आजादी मिलने के बाद भारत के सामने कई विशाल चुनौतियां थी। कुछ मुख्य चुनौतियों के बारे में नीचे दिया गया है। जैसे कि विभाजन के बाद पाकिस्तान में 80 लाख शरणार्थी भारत आए थे। उन शरणार्थियों को फिर से बसाना एक बड़ी चुनौती थी। अभी समझ लेना, फिर मैं आर्टिकल जब कराऊंगा तो इनको कैसे कैसे, किस वजह, किसके द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा या किस बर्थ के द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त हुई, ये सारी चीजें मैं आर्टिकल में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप समझ लो कि जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से कुछ अपने भारत आए और कुछ भारत से पाकिस्तान गए थे वे लोग। उस समय भारत में लगभग 500 रियासतें थी जिन्हें नए राष्ट्र में शामिल करना जरूरी था। भारत की विशाल जनसंख्या जाति संप्रदाय के आधार पर बटी हुई थी। साथ में यहाँ की संस्कृति, खान पान, पहनावे, बहुत विविधता थी। ऐसी विविधता को एकता के सूत्र में पिरोना बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे भारत के लोगों के लिए। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर करती थी, आज भी है। और कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती थी। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का एक बड़ा तबका गरीब था, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में गरीबी। जो तंग झुग्गी झोंपड़ियों में रहता था, पूरे देश में गरीबी व्याप्त थी, जिसे समाप्त करना बहुत जरूरी था और जरूरी ही रहा। ठीक है, अभी तक तो नहीं हुई है। संविधान की रचना, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई, जिसके प्रत्येक सदस्य जनता द्वारा चुनकर आए थे। ठीक है, जो प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की बैठक दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक चली और कई दौर की बैठकें में लंबी बहसों के बाद भारत का संविधान तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारत का संविधान। भारत के संविधान में देश का भविष्य तय करने के लिए रूपरेखा बनाई गई और जिनके बारे में नीचे दिया गया है। ठीक है, संविधान सभा बैठी हुई है, नेहरू जी भाषण दे रहे हैं। ठीक है, मताधिकार जैसे कि समानता जैसे कि, ठीक है, संविधान ने भारत के लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार दिया। इसका मतलब है कि हर वयस्क स्त्री पुरुष को वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, वोट डालने का अधिकार जो कि अमेरिका जैसे देशों ने, इंग्लैंड जैसे देशों ने जो कि पहले थी इंडिपेंडेंस से, उन्होंने बहुत बाद में आकर के महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। लेकिन भारत ने आजाद होती तुरंत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। जब हम अन्य देशों के इतिहास को देखते हैं तो इस बात का महत्व पता चलता है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में यह अधिकार लंबे संघर्ष के बाद मिला और टुकड़ों में मिला। सबसे पहले अमीर पुरुषों को मताधिकार मिला, उसके काफी वर्षों बाद हर शिक्षित पुरुष को मताधिकार मिला। महिलाओं को मताधिकार मिलने में वर्षों लग गए, और लेकिन हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने यह काम एक बार में कर दिखाया। ठीक है, समानता क्या है? संविधान ने हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म या लिंग का हो। ठीक है, नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष देश की, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, कुछ राजनेताओं का विचार था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, लेकिन हमारे पहले प्रधानमंत्री एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, वो सभी धर्मों को एक समान मानता है। ठीक है, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई। दलित, आदिवासी, सरकारी नौकरियां, शिक्षण संस्थाओं, विधायकों में आरक्षण दिया गया है। यह याद रखना होगा कि दलित आदिवासियों को पिछले सैकड़ों वर्षों में शोषण हो रहा था। उन्हें इतना दबाया गया था कि विशेष मदद के बिना उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार संभव हो पाना ही नहीं था। ठीक है, अगर उनके लिए कोई अच्छी अच्छी योजनाएं नहीं चलाई गई होती। सत्ता की साझेदारी क्या? केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे को लेकर बहसों के
कई दौर चले, यह दलील दी गई कि एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी था। बहुत दिन तक बहस चली इसकी, ठीक है। कुछ सदस्यों की दलील थी कि राज्यों को अधिक शक्ति मिलनी चाहिए, जैसे कि वहां पर है ना आपका यूएसए में, क्योंकि राज्य सरकार जनता के अधिक निकट होती है। आखिर में राज्य और केंद्र के अधिकार क्षेत्र परिभाषित करने के लिए अलग अलग लिस्ट बनाई गई। टैक्स और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय केंद्र सरकार के लिस्ट में रखा गया, कुछ विषयों को राज्य सरकार के लिस्ट में रखा गया, और कृषि और वन जैसे विषयों को समवर्ती लिस्ट यानी साझा लिस्ट में रखा गया। और इस तरह से केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। नेक्स्ट है भाषा का मुद्दा, ठीक है। भाषा का मुद्दा एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि भाषा के मामले में भारत में भारी विविधता है। कुछ नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी भाषा की भी विदाई होनी चाहिए, ठीक है, उनका कहना था, और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन गैर हिंदी क्षेत्र के लोग, जैसे कि आपके साउथ जोन के, ठीक है, अपने ऊपर हिंदी को थोपे जाने के खिलाफ थे, ठीक है। वो भी समझते थे कि जिस प्रकार से इंग्लिश आपके लिए बुरी है, उसी प्रकार हमारे लिए हिंदी बुरी है, ठीक है, हमें हिंदी नहीं आती। से इसलिए यह तय हुआ कि हिंदी को राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है आज भी। और विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। नए राज्यों का गठन कैसे? 1920 के दशक में कांग्रेसी ने आजादी के बाद भाषा पर आधारित राज्यों को बनाने की बात की थी, लेकिन संविधान के आधार पर देश के विभाजन ने राष्ट्रवादी नेताओं का मन बदल दिया था। वे भविष्य में ऐसी किसी भी विघटनकारी शक्तियों से बचना चाहते थे। नेहरू, सरदार पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्य के गठन के खिलाफ थे, ठीक है, कि कोई भी भाषा के आधार पर कोई राज्य गठन करे, ठीक है, ये खिलाफ थे दोनों ही, नेहरू हो चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, ठीक है। लेकिन देश के कई भागों के लोग भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग उठा रहे थे। सबसे अधिक विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंस के तेलुगु भाषी क्षेत्र में उठ रहे थे। जब 1952 के आम चुनाव के प्रचार के लिए नेहरू वहां गए तो उनका स्वागत काले झंडों से हुआ। और पोट्टी सूर्यमल्लू के बारे में बता देता हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। ये बहुत अच्छे आदमी थे, ठीक है। उस समय 1952 के अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी सूर्यमल्लू तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। 58 दिनों के 58 दिनों के बाद अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई। सरकार को उस मांग को आगे झुकना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का जन्म हुआ, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा। पहला भाषा रूपी जो भाषा के आधार पर राज्य, कौन सा राज्य गठन हुआ था, ठीक है, पूछ लेगा। सबसे पहले कौन सा? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, याद कर लेना, ठीक है। ये है वो, ठीक है, जो अनशन पर बैठे थे। अन्य राज्यों का गठन आंध्र प्रदेश के बनने के बाद अन्य भाषाई समूहों द्वारा नए राज्यों के बनने की मांग तेजी से हो रही थी। क्यों ऐसा? मामले की जांच तेज होगी। मामले की जांच के लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, ठीक है, मामले की जांच करने के लिए, ठीक है। उस कमीशन ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी और कमीशन के सुझाव के आधार पर असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक नए राज्य बनाए गए। उत्तर में हिंदी भाषा वाले विशाल क्षेत्र के को कई राज्यों में बांटा गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात नाम के 2 राज्य बनाए गए। ये 1960 में होते हैं। इन चीजों को मैं बता दूंगा प्रॉपर तरीके से, कौन सा राज्य किससे निकला हुआ है या किस संशोधन के माध्यम से। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल 9th क्लास है भाई। 1956 में पंजाब को बांटकर पंजाब हरियाणा बनाए गए, ये आपको पता होगा, ठीक है। 1966 लिख लेना। विकास के लिए योजना, नए राष्ट्र के लिए गरीब हटाना और आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक आधार पर तैयार करना महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना और काम करने के उद्देश्य से 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। ये योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है, विकास के लिए, ठीक है, चाहे किसी भी वर्ग में। हमारे नीति निर्माताओं ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। इस मॉडल के अनुसार आर्थिक विकास में सरकार और निजी सेक्टर दोनों का योगदान जरूरी था, ठीक है, जो प्राइवेट थे। आज के राष्ट्र में क्या? आज भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और एक राष्ट्र के रूप में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बरकरार रखना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आजादी के समय कई विदेशी प्रशंसकों भविष्यवाणी थी कि भारत एकजुट देश के रूप में
अधिक दिनों तक नहीं टिक पाएगा और भारत में मौजूद भारी विविधताओं ही उनकी चिंता का कारण थी। लेकिन आज हम लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया के फायदे उठा रहे हैं। ऐसी पूरी तरह नहीं कहा इसे ऐसा पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्र के रूप में हम सफल रहे हैं। आज भी देश में आर्थिक सामाजिक विविधताएं हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जाति आधारित असमानताएं मौजूद है। समय समय पर सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, लेकिन 1940 और 50 के दशक में औपनिवेशिक शासन से आजाद होने वाले कई अन्य देशों की तुलना में हमने बहुत बेहतर तरक्की की है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो उस समय आजाद हुई थी, उनसे अगर अपने कंपेयर करें तो वो बहुत ही अधिक ऊपर है हमसे। भारत को स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। स्वतंत्र के समय भारत में कितनी रियासतें, मैंने बताया था आपको, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है और सभी गलत हो जाते हैं। तो 500 रियासतें थी लगभग। गांधी जी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को, ये राइट आंसर है, आपको फंसा देगा। 1948 में हुई या 1945, 50, 49 ऐसे दे देगा, 3-4 ऑप्शन। 1947 में भारत की आबादी कितनी थी? 34.5 करोड़ थी। और स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के सामने कौन सी बड़ी समस्या आई थी? शरणार्थी और रियासत विकास सभी की आई थी, ये मैंने बताया आपको। संविधान सभा की बैठकें किस स्थान पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ। तो नई दिल्ली में की होंगी, ठीक है, ये देख लेना आप। स्वतंत्रता के बाद मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? 21 वर्ष। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत के संविधान की विशेषता है वैश्विक मताधिकार, छुआछूत की समाप्ति, समानता। तो राइट आंसर है सभी डी, ठीक है। जो मतलब सिंपल आंसर है पर लेकिन कुछ पूछे गए क्वेश्चन है। लोग किसे प्यार से बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे? नेहरू, गांधी, अंबेडकर। अंबेडकर जी को। भारत के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? नेहरू जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, योजना आयोग का गठन कब हुआ? इन कमेंट मुझे बताओ। सिंपल अभी मैंने बताया योजना आयोग गठन कब हुआ था, सिंपल है बिल्कुल। आजादी से लेकर अब तक भारत में कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो वो 17 है और 17वीं आपकी लोकसभा कार्यक्रम पर है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक मेरे भाई। और इसी के साथ मैं विदा लेने चाहता हूँ। मेरे चैप्टर ये 8th क्लास जो सभी चैप्टर समाप्त हो चुके हैं और 9th क्लास कल से करेंगे। फ्रांसीसी रूसी फ्रांसी या फ्रांस की क्रांति करेंगे, रूसी क्रांति करेंगे, ये सभी चीजें हम जानेंगे कल से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 9th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास को लेकर के। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।